आंसर जो है वो भी दे देंगे, मेरा मतलब दूसरे का जो है वो ये भी देना चाहते हैं, आप भी उस पर। नहीं, मैं पहले दे दूँ। अच्छा, आप दे दें, फिर सारों का आंसर। इसमें ये है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो अकेले का नहीं होगा, ही हैज़ टू नॉमिनेट हिज टीम बिफोर द इलेक्शन। तो जो भी टीम उसके साथ इलेक्शन लड़ रही है वो नॉमिनेट होगी बिफोर द इलेक्शन। और जहाँ तक रहेगी बात कि अगर वो प्रेसिडेंट हट जाता है तो उसके लिए एक क्लॉज होगी कि जो प्रेसिडेंट है या जो भी लड़ना चाह रहा है वो मिनिमम 6 मंथ तक रिजाइन नहीं कर सकता। अपनी जो भी बंदा आ रहा है वो 6 मंथ तक, अनलेस के उसको कोई बीमारी हो जाए या वो अल्लाह को प्यारा हो जाए, 6 मंथ तक उसकी प्रोबेशन है कि वो उसने काम करना है। एंड देन द टीम जो ऑलरेडी हमने सेलेक्ट की हुई है दे विल बी सेम एज, अगर प्रेसिडेंट को कुछ होता तो वाइस प्रेसिडेंट विल बी एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता। एक और दूसरी बात ये कि जो आपकी एडवाइजरी काउंसिल है या एडवाइजरी बोर्ड है या जो भी है वो इम्पीचमेंट नहीं कर रहे, दे ओनली स्टार्टिंग द प्रोसेस। इम्पीचमेंट आपकी एसजीएम में होगी, एसजीएम कॉल करनी पड़ेगी उनको, जो भी प्रोसेस है वो एसजीएम में आएगी, कम्युनिटी इम्पीच करेगी। दे आर नॉट गोइंग टू, दे आर देयर टू स्टार्ट द प्रोसेस। सो द पीपल, कहीं किसी ने तो जाके किसी को देना है, तो इफ दे आर नॉट स्टार्टिंग, जनरल बॉडी नॉट स्टार्टिंग दैट प्रोसेस, देन द एडवाइजरी बोर्ड विल स्टार्ट। और एडवाइजरी बोर्ड जब एक दफ़ा सेलेक्ट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका प्रेसिडेंट नहीं हटा सकता। तो वही सेम प्रोसेस उनके लिए भी है। अगर दे आर नॉट परफॉर्मिंग, द इम्पीचमेंट आल्सो गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जनरल बॉडी। अच्छा जी, मैं आप लोगों से पहले अमार जानना चाह रहे हैं, तो अमार से हम उनका जो वोट है वो पूछ लेंगे। अमार किस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी तरफ अपना वोट डालना चाहें? जी सॉरी, अनफॉर्चुनेटली मुझे जाना पड़ेगा, तो आई वुड गो विद द प्रेसिडेंशियल मॉडल। थैंक यू वेरी मच। ठीक हो गया, हमारे पास प्रेसिडेंशियल मॉडल का एक और वोट आ गया है। आगे ऑब्वियसली उसकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है, उसको थोड़ा और नोक पर रखवारी जा सकती है। और उसमें जो आपका वैलिड पॉइंट है कि अगर प्रेसिडेंट चला जाता है तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो तो इलेक्ट ही नहीं हुआ हुआ, जब जिसने सेलेक्ट किया वो है ही नहीं, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा? अच्छा, गोइंग वन स्टेप बैक, जो बिल्ला जी ने क्वेश्चन पूछा, आई थिंक हमने उसका आंसर अभी तक नहीं दिया। वो क्वेश्चन ये था कि दोनों मॉडलों में फ़र्क क्या है। जो मेन फ़र्क है, प्रेसिडेंशियल मॉडल में जो प्रेसिडेंट है सिर्फ वो इलेक्टेड है, उसने अपने रीजन्स में से भी रीजनल हेड उसने सिलेक्ट करने हैं। उसके अलावा उसने वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी वो भी उसने सिलेक्ट करने हैं। उसने अपनी टीम अनाउंस करनी है इलेक्शन से पहले। ये पैनल नहीं है, क्योंकि पैनल इलेक्शन नहीं लड़ता या पैनल को वोट नहीं पढ़ने, वोट सिर्फ प्रेसिडेंट को पढ़ने हैं। पैनल सिलेक्टेड है। ये एक ऑप्शन इसलिए रखी गई क्योंकि मेरी प्रेसिडेंशियल मॉडल में इनपुट है, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसकी रीज़न ये रखी गई कि अगर वाइस प्रेसिडेंट कहीं मिस हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं लेता, काम नहीं करता, ज़रूरी नहीं कि वो मिसकंडक्ट ही हो या करप्शन ही हो। अगर वो काम नहीं कर रहा है या वो एब्सेंट है तो तब भी तो कम्युनिटी इफेक्ट होती है, टीम इफेक्ट होती है। पर्पज़ ये था कि अगर आपने वाइस प्रेसिडेंट को या जॉइंट सेक्रेटरी को या किसी को भी आपने सीट से हटाना है, तो अगर तो वो इलेक्टेड है आप उसको सीट से नहीं हटा सकते जब तक उसके ऊपर मिसकंडक्ट का चार्ज ना हो। आपको उसको प्रॉपर पीच करना पड़ेगा। वो एक इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमने किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले कि किसी को हटाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अगर उसको डायरेक्ट वोट पड़ा हुआ है। इसलिए जो मेन पर्पस था कि आप प्रेसिडेंट लेके आए, क्योंकि काम उसने करना है, आप उसको एम्पावर करें, सारी टीम उसकी अपनी मर्जी से वो सिलेक्ट करे और उसके बाद अगर वो किसी को हटाना चाहे तो वो हटा सके, डिपेंडिंग की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। ये था प्रेसिडेंशियल मॉडल का जो की अफेक्ट। दूसरी जो रीज़न थी प्रेसिडेंशियल मॉडल को लाने की वो ये थी कि जैसे उमैर भाई ने बोला कि एक शुरू से टेंशन चलती आ रही है, एग्जेक्टिव बॉडी का झगड़ा है जनरल बॉडी के साथ, हमेशा ये लड़ाई चल रही है मेरी पावर मेरी पावर। अब वो इशू ये नहीं था कि जनरल बॉडी का फॉर्मेशन कैसी होगी, इशू ये था
एग्जीक्यूटिव बॉडी की फॉर्मेशन कैसे। इशू ये था कि एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास पावर्स कैसी हैं, कि वो पावर्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं या ओवरली यूज़ कर रहे हैं। जो प्रेसिडेंशियल मॉडल में उनकी जो इलेक्शन है उसको नहीं छेड़ा गया, यानी कि उनकी फॉर्मेशन को नहीं छेड़ा गया। इसकी बजाय जो उनकी पावर्स हैं उनको कम किया गया, कर्टेल किया गया, ताकि वो जो हर टाइम की उनकी इंटरफेरेंस है जो ऑपरेशनल बॉडी में वो कम से कम हो। पहले था कि उन्होंने हर 1 महीने के बाद परफॉर्मेंस मीटिंग करनी है और रिव्यू करना है। प्रेसिडेंशियल मॉडल में उसको 3 महीने पे कर दिया गया ताकि उनकी इन्वॉल्वमेंट कम हो। फिर एक और जो मेन डिफरेंस डाला गया ये नए मॉडल में वो ये है कि पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी जब दिल करता है वो कहते हैं जी हम आपको इम्पीच कर रहे हैं, हम आपको फारिग कर रहे हैं अपनी स्वीट विल के ऊपर, उसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है। अब उसको चेंज कर दिया गया है, उसमें ट्रांसपेरेंसी ये लाई गई है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी या एडवाइजरी काउंसिल जो अपर बॉडी है उसके हाथ में इंडिपेंडेंटली कोई पावर्स नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, तो 25 कम्युनिटी के लोग एक रेजोल्यूशन लाएंगे जिसमें वो ये कहेंगे कि ये प्रेसिडेंट या ये बॉडी काम ठीक नहीं कर रही। तो जो एडवाइजरी काउंसिल या काउंसिल है वो एक प्रोसेस इनिशिएट करेगी जिसमें उसको इंक्वायरी करेगी, एविडेंस मांगेगी, जो भी क्वेश्चन आंसर है। फिर भी उनके हाथ में पावर नहीं है, वो फिर इसको लेके जाएंगे स्पेशल जनरल मीटिंग में जहां कम्युनिटी के लोग आके वोट डालेंगे कि भाई ये जो आउटपुट हुआ है ये इंक्वायरी का, इसकी बेस के ऊपर इनको इम्पीच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अफेक्टिवली सारी की सारी पावर जो है वो दे दी गई है अवाम के अपने हाथ में वापस। इसलिए ये जो स्वीट विल की इम्पीचमेंट है, तुम ये नहीं कर रहे मैं ये कर दूंगा, वो थोड़ी उनके हाथ से खींच ली गई है। जो दूसरा मॉडल है उसमें टू माई अंडरस्टैंडिंग, वो जो उनके ऑथर है वो यहाँ पर नहीं है इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता, टू माई अंडरस्टैंडिंग में भी आई एम रॉन्ग। उसमें ये है कि जो पावर्स हैं दे आर स्टिल विद द एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो कि ओल्ड एग्जीक्यूटिव बॉडी है। उसमें जो उनकी फॉर्मेशन का सिस्टम है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। उसमें ये कर दिया गया है कि एवरी ईयर दे विल बी इलेक्शन, एवरी ईयर दे विल बी ए न्यू मेंबर इलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड बाय द कम्युनिटी। उसमें जाहिर है वेदर ये पॉसिबल है कि नहीं है कि आप हर साल एक इलेक्शन कराते रहें, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन उसका स्कोप बेसिकली वही है कि वो पुराने मॉडल की एक एक्सटेंशन है जिसमें पावर का जो बैलेंस है समवट द सेम, उसमें रादर चेक एंड बैलेंसेस इससे ज़्यादा है जो टू माई अंडरस्टैंडिंग। अब ये जो प्रेसिडेंशियल मॉडल ना कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि प्रेसिडेंशियल मॉडल ये ठीक है क्योंकि इसमें पैनल नहीं है, जबकि जो दूसरा मॉडल है उसमें स्टिल पैनल है। वही पैनल इलेक्ट होंगे, वही एग्जीक्यूटिव बॉडी इलेक्ट होगी। एग्जीक्यूटिव बॉडी का रादर इलेक्शन जो है वो इकट्ठे होने की बजाय हर साल एक इलेक्शन होगा। उसमें अगर पैनल में कोई काम नहीं कर रहा तो फिर आपको वो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेशन वो चलेगी। अब ये तो पहले तो ये फैसला कर लें कि आपने उस पैनल बेस पे जाना है या अपने प्रेसिडेंशियल बेस पे जाना है। देन वी कम टू द पॉइंट कि प्रेसिडेंशियल में कौन सी प्रॉब्लम है, हम उसको कैसे डिस्कस करें। मेरे ख्याल में पहली जो वोटिंग है वो आप ये करवा दें। ठीक हो गया, मैं फिर इसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेता हूँ इस मोशन के ऊपर। पहले तो मैं जीवी से चाहूँगा कि वो अपना वोट कास्ट करें कि कौन से मॉडल की तरफ आप लोगों का हक है, पहले प्रेसिडेंशियल मॉडल या जो जनरल बॉडी मॉडल है। प्रेसिडेंशियल मॉडल के हक में जो है वो अपना हाथ खड़ा कर दें। मेरा भी आप भी वही मेरा ख्याल ये है कि यूनानिमस डिसीजन है प्रेसिडेंशियल मॉडल का अप्रूव होने का, तो इसका मतलब ये है कि हम इस रेजोल्यूशन को पास समझें और कॉन्स्टिट्यूशन जो अप्रूव हुआ प्रेसिडेंशियल मॉडल है उसके ऊपर जो थोड़ी जो उसकी निटी-ग्रिटीज़ हैं, उसकी नोक पलक जो उसकी संवारनी है, उसकी जो चीज़ें हैं फ्रेमवर्क थोड़ा सा चेंज करना, वो मेरा ख्याल ये है कि जनरल बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑनर है उसके कॉन्स्टिट्यूशन राइटर जो हैं और या उस कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी है वो बैठ कर उसके ऊपर जो भी उनके डिसीजंस होंगे उसको वो फाइनल कर लेंगे। हमने कम्युनिटी के अंदर भी ये पहले से मैं बताता चलूँ कि कम्युनिटी को हमने ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन भिजवाए हुए हैं, कम्युनिटी से हमने फेसबुक पे भी डाला था इसको और कम्युनिटी को हमने बताया भी कि AGM भी हो रही है, तो जो लोग अवेलेबल हैं उसी से हमारा कोरम पूरा होता है। हम प्रेसिडेंशियल मॉडल को अब इस वक्त जो है वो पास समझते हैं और प्रेसिडेंशियल मॉडल के अंदर जो थोड़ी बहुत जो चेंजेस आनी हैं, कुछ उसके
नोक पलक सवारनी है या उसके अंदर जो कुछ थोड़ी सी मैथडोलॉजीज हल्की फुल्की चेंज करनी है, वो जनरल बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो भी राइटर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो ऑनर्स हैं, वो उसके साथ बैठकर उनकी एक मुतफ़िका मीटिंग मेरा ख्याल है कि अगले 1 महीने के अंदर उसको बुलाई जाए और उसको जो है फाइनल किया जाए, ताकि फिर अगले जो हम उसकी तरफ बढ़ें। उसमें एक प्रॉब्लम है कि फिर हमें दोबारा से मीटिंग बुलानी पड़ेगी उसको फाइनली पास करने के लिए। पास है उसकी जो नव पलक है सिर्फ वही दुरुस्त करनी है, अपने लैंग्वेज दुरुस्त करनी है। अच्छा ठीक है, वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर उसको अभी डिस्कस कर सकते हैं, अगर कोई ब्रीफ है तो और उसको अभी पास कर सकते हैं। दो चीज़ें जो अभी डिस्कस कर लें, एक तो ये कि जो एडवाइजरी काउंसिल आपने रखा है नाम, उस नाम को हम चेंज चाहते हैं, एडवाइजरी बोर्ड कर दें या बोर्ड कर दें। ठीक हो गया। एक, और दूसरा जो है आपने उसका जो इलेक्शन टाइम रखा है वो अक्टूबर का रखा है, वो आप उसको चेंज करके तो आपने 31 फरवरी करें, फरवरी। अच्छा, मैं उसको आपको थोड़ा सा उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक, आपने एडवाइजरी काउंसिल को हमने एडवाइजरी बोर्ड का नाम देना है। इलेक्शन जो है वो उसके अंदर जो है बताए गए हैं कि वो अक्टूबर के अंदर कमेटी जो है वो रिज़ाइन कर देगी और कमेटी जो है वो अगली जो एडवाइजरी काउंसिल है या बोर्ड है वो इलेक्शन हेल्ड करेगी। तो उसमें ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि 31 दिसंबर को जो कमेटी है वो उसकी तमाम ड्यूटीज़ जो हैं वो पूरी हो जाएं और अगले 2 महीने के अंदर, यानी कि फरवरी, क्योंकि फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एक ऐसे महीने हैं जहाँ पे लोग पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो फरवरी के मिड में या एंड में जो है वो इलेक्शन कराए जाएँ, दिसंबर को कट ऑफ पॉइंट हो और वो जो 2 महीने देकर और मार्च के शुरू में जो है वो इलेक्शन करा लिए जाएँ। अगर उसमें वो टाइम पीरियड जो है वो उसको डिसाइड कर लिए। तीसरा, आपने एडवाइजरी काउंसिल के जो हैं वो 3 ईयर्स रखे थे, क्योंकि एडवाइजरी काउंसिल जो है, तो हम ये चाह रहे हैं कि एडवाइजरी काउंसिल के पास भी उतना ही टाइम हो जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी का, सॉरी, जनरल बॉडी का टाइम है, और इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन एक अलग से बनाया जाए, उसके अंडर कराए जाए, जो कि ड्यूटी है एग्जीक्यूटिव काउंसिल की या एडवाइजरी बोर्ड की कि वो एक इलेक्शन सिर्फ वो बना के वो दे जाए, कमेटी बनाकर, और ख़ुद वो भी साथ ही रिज़ाइन कर जाए, ताकि, क्योंकि अगर हम उनके इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम उनका इलेक्शन हम उसी कमेटी के से कराएंगे जो कि एक फेयर एंड फेयर उन्होंने कराई, बना के दे दी है, और 2 साल के अंदर, ताकि जो आने वाली कमेटी है उसको एक टफ अपोजिशन इसके हवाले से ना मिले, क्योंकि हमारा एक वर्किंग बन चुका होगा, हो सकता है कि उनको नेक्स्ट आने वाले वो वर्किंग प्रैक्टिस पसंद ना हो, वर्किंग मेथडोलॉजी पसंद ना हो। अगर हम जैसे नवीद भाई के साथ काम कर रहे हैं और कल को शबीर भाई आ जाते हैं, वो ऑब्वियसली उनका डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्क है, तो काउंसिल जो है वो कहेगी हमें तो पसंद ही नहीं है, तो बंदा ठीक काम नहीं कर रहा है या डिफरेंट। तो हमारे ये जो है सिफारिशात हैं, खदशात नहीं आप इसको कह सकते, सिफारिशात हैं। हाँ, उसमें आपने ये भी किया कि आपने रीजनल कमेटीज़ बनाई हैं, जो कि रीजनल एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ बनाई जो कि रीजनल हेड्स को अपॉइंट करेंगी। तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली रीजनल हेड्स को, क्योंकि इतने बंदे मिलने ही नहीं है कि जो पहले कमेटी बनेगी, कमेटी फिर आगे अपनी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएगी, पहले आपने 3 बंदों की फोरम बनाया, फिर उन्होंने कहेंगे अब आप हमें 4था बंदा दें। दैट इज़ एब्सोल्युटली वेरी डिफिकल्ट। आप जो कि रिस्पॉन्स आप देखते हैं लोगों का, तो आपको 2-4 बंदे ही मिलते हैं ऐसे जो विलिंगनेस है जिन्होंने काम करना है। तो जिन्होंने काम करना, अगर आप उनको सिर्फ चूज़ करने पर चीज़ लगा दिए, तो जो काम करने वाले वो नहीं काम करेंगे। तो हमारा यही है कि आप उसमें प्रेसिडेंट को, जब आपने वाइस प्रेसिडेंट चूज़ करने की इजाज़त दे दी है, तो उसको रीजनल हेड्स या वुमेन जैसे विंग्स हैं उसके भी उनको जो है वो डायरेक्ट अपना अपॉइंट कर सकें। लेकिन उसका प्रोसेस यही हो सकता है कि आप उसको EOI मंगाएं और उसमें फिर जो है कि वो एक जो जनरल बॉडी है वो कंसेंसस से उसको लगाए। प्रेसिडेंट खुद से नहीं लगा सकता। प्रेसिडेंट ने जब भी कोई चीज़ लगानी है तो वो जनरल बॉडी के पास जाएगा, उसका एक यूनानिमस डिसीजन होगा, मिनट्स बनेंगे, उसमें रेजोल्यूशन पास होगी, और उसके बाद जो है वो जो एग्जीक्यूटिव कमेटी, सॉरी, जो आपका रीजनल हेड है वो अपॉइंट होगा। हमारी ये सिफारिशात हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन करना चाहते हैं। और मेरा नहीं ख्याल है कि हम, क्योंकि अब उसमें हम सब चेंजेस करने जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो हम आज ही इसको डिसाइड करके मैं फिर भी इसको आज ही कर ले, वरना हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, चलिए सबसे पहले तो आसान चीज़ों की तरफ चलते हैं। आप लोगों को पास है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, सॉरी, एडवाइजरी काउंसिल की जगह से एडवाइजरी बोर्ड इसका नाम रख दिया जाए। पास हो गया। दूसरा क्या था जी? भाई इसको टिक करते हैं, जो चीज़ हो रही है उसको टिक करते हैं।
फिर वो सिर्फ उसको हमने अमेंड कर दिया। हाँ। दूसरा था कि एडवाइजरी काउंसिल के जो उसका टेन्योर है 3 ईयर से उसको 2 ईयर सेम टेन्योर उसके ऊपर पास हो गया। तीसरा जो था वो ये था कि अक्टूबर में इलेक्शन कराए जाए, जबकि हम उसको पुश करके तो मार्च के अर्ली मार्च 1 मार्च में जो है वो इलेक्शन, और कमेटी जो है वो अपनी ड्यूटीज़ जो है वो 31 दिसंबर को जो है उसकी ड्यूटीज़ का जो उसका टेन्योर है वो पूरा हो जाए। अगर आप उसमें भी उसमें दो चीजें, एक तो ये कि अगर 31 दिसंबर को पूरी की पूरी टीम आउट हो जाती है तो आपने इलेक्शन कमीशन बना दिया, तो अफेक्टिवली इलेक्शन कमीशन जो है वो सारे प्रोसेसेस ऑपरेशन अथॉरिटी उसके पास है फॉर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। उस ठीक हो वो 2 मंथ्स थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा जाता है, है, बिल्कुल ठीक। इसलिए आप इसको थोड़ा सा इतना लेके जाएं कि वो जो लास्ट के 6 वीक्स हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, उस टाइम पीरियड में इनकी पावर खत्म होनी बिल्कुल ठीक है। फिर ऐसा करिए कि 31 जनवरी तक करते हैं, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो आपकी एडवाइजरी बोर्ड है वो दिसंबर में ईओआई मांग ले, उसने दिसंबर में ईओआई निकाल देना है कि जी हमने एक कमेटी फॉर्म करनी है 31 जनवरी तक, सॉरी 31 दिसंबर तक कमेटी फॉर्म हो जाए इलेक्शन कमीशन की। ओवरलैप कर रही है क्योंकि उसने अंडरस्टैंड भी करना है कुछ ना कुछ चीज़ें, वो 1 महीने का ओवरलैपिंग पीरियड है, क्योंकि हम इसमें कम्युनिटी के जो नोटेबल्स हैं और अच्छे लोग काम कर रहे हैं वही लोग आगे आएंगे ऑब्वियसली, आने कोई तो उसमें ये है कि वो 1 महीना ओवरलैपिंग आप कर लें, जिसमें एग्जीक्यूटिव जो इलेक्शन कमीशन है वो काम कर रहा है एडवाइजरी काउंसिल के साथ। तो फिर हम इसको ऐसे करते हैं कि इलेक्शन मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर और इलेक्शन कमीशन जो है क्योंकि मार्च में फिर आपका 31 मार्च का फंक्शन प्रॉब्लम वो सही कह रहे हैं। तो फरवरी की कौन सी डेट को अगर आप 15 फरवरी मिड फरवरी ठीक तो मिड फरवरी में अक्सर लोग पाकिस्तान होते हैं, ये बहुत बड़ा इशू है। वो मार्च में स्कूल खुलते हैं तो सबके बच्चे वापस सबके बच्चे वापस आते हैं, फिर उस हमें मैक्सिमम वोट चाहिए जो कि मेन पर्पस है। तो फिर आप मार्च के फर्स्ट वीक में मार्च का फर्स्ट वीक रखते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में इलेक्शंस होकर और सेकंड वीक ऑफ मार्च के अंदर उसकी जो है वो अनाउंस करके और कमेटी को उसके वाले हाँ ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाए, ये उसके उसमें हम डालेंगे कि जी 23 मार्च का जो फंक्शन है वो आने वाली जो पहले जाने वाली कमेटी है उसको प्रिपेयर करके जाए। तो दैट मींस कि जो आपकी बॉडीज हैं दे विल रिटायर इन द मंथ ऑफ जनवरी, नॉट लेटर देन 31st, और 31st इज द लेटेस्ट, ताकि वो ओपन रख दें उसको, फिक्स डेट ना करें। इन द मंथ ऑफ जनवरी, लेटेस्ट बाय 31st जनवरी, एंड इलेक्शन विल बी हेल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। ठीक हो मेरे ख्याल में गया। इसके और ऊपर वोट ले लें। हाँ जी 31 जनवरी को जो है वो कट ऑफ टाइम है जब आपकी बॉडीज जो है वो रिटायर हो जाएंगी। 1 महीना ओवरलैप होगा जहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है वो एडवाइजरी बोर्ड बना देगा, और वो जनवरी के महीने में अपनी पावर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो चीज़ें हैं उनको समझाता रहेगा, उनके हवाले करेगा, और फिर वो आउट हो जाएगा 31 जनवरी को। दोनों बॉडीज जो हैं वो रिटायर कर जाएंगी। पास है जी। अच्छा, अब आज जो रीजनल कमेटीज़ के हवाले से उसमें मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट को जो हमारा है कि प्रेसिडेंट को पावर दे दी जाए कि वो डायरेक्ट रीजनल हेड्स जो हैं वो उनकी ईओआई कॉल करें। उसमें ये हमने ये देखा कि रीजनल लेकिन उसमें आपने कमेटी लिखी। कमेटी लिख दिया आपने, थोड़ा एक आरई और आरसी दो चीज़ें हैं जिसको हम थोड़ा सा आरई रीजनल एग्जीक्यूटिव जो काइंड ऑफ टीम लीडर है वो भी सिलेक्टेड बाय हाँ। प्रेसिडेंट। हाँ, ठीक हो गया, लेकिन उसमें आपने एक आरसी भी बनाई है जिसका मैं समझ नहीं आई शायद। हम इसको सिंपल करते हैं कि उसमें हेड जो है जो भी रीजन का हेड है दैट इज सिलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। तो आप इसको पास करते हैं जी? जी बिल्कुल पास हो गया। अब आज ये द मोस्ट डिफिकल्ट लास्ट थिंग इसके जो एडवाइजरी बोर्ड है जो क्या बनेगा उसकी जो फॉर्मेशन है वो इलेक्टेड है या सेलेक्टेड है। उसमें कुछ लोगों की मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं इलेक्ट कर लें तीनों को। एक ने ये कहा है या 2 बंदे जो मैं उमैर जहाँ हैं जिसके ऊपर हम मेरा इनका कंसेंसस है, बाद में हम मैं इनका भी फर्क भाई का भी देते हैं और आपसे भी देते हैं। उनमें उन्होंने ये कहा गया है कि अपोजिशन जो कि इलेक्शन लड़ रही है उनको एक बंदा दे दिया जाए, क्योंकि एडवाइजरी बोर्ड है, थोड़ा सी अपोजिशन भी होनी चाहिए। जैसे ऑडिट कमेटीज बनती हैं पाकिस्तान के अंदर, तो एक पोस्ट उनको दे देनी चाहिए, एक पोस्ट जो है वो एक मेंबर मतलब दोनों पार्टी से एक मेंबर जो है, एक मेंबर जो है वो इस पार्टी से आ जाए, एक मेंबर उस पार्टी से आ जाए, एक मेंबर जो है वो इलेक्शन लड़कर आ जाए। तो ये इस तरीके से ये होगा कि दोनों पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन भी होगी और एक इंडिपेंडेंस भी होगी कि एक बंदा, क्योंकि उसमें सिर्फ ये तीनों बंदे इलेक्शन लड़कर आते हैं तो वो अब मुझे नहीं पता कि उसमें इतने बंदे भी हमें मिलेंगे इलेक्शन लड़ने वाले जिनके अंदर जो है इलेक्शन लड़ने का एफर्ट है पूरी की पूरी। तो वो भी आप देख लें, उस हवाले से भी देख लेंगे। अगर हम एक
ऐसा वो कर देते हैं और बाद में हमें कहीं बंदे ही नहीं मिलते जो इलेक्शन ना लड़ेंगे, तो फिर हमें क्या काम जाएंगे। तो अब उसके ऊपर फर्क भाई की हम ले लेते हैं सबसे पहले। मेरी इनपुट ये है कि इसको हम नीडलेसली कॉम्प्लेक्स ना करें, इसको सिंपलिसिटी इसी में है कि जब एक बॉडी का इलेक्शन हो रही है जो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, उसके साथ ही जो बाकी 3 मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन, जो एडवाइजरी बोर्ड के 3 मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन और इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर उसी टाइम साथ में कर दें। या सेकंड ऑप्शन ये है कि उसमें 3 मेंबर्स में से एक जो रनर अप प्रेसिडेंट इलेक्शन का है, यानी कि जिसने प्रेसिडेंट का इलेक्शन यूज किया है, एक मेंबर वो हो जाए और 2 मेंबर आप डायरेक्टली सिलेक्ट करें, इलेक्ट करें कम्युनिटी से। अगर हम उनको नॉमिनेट करते हैं, मेरा कंसर्न ये है कि अगर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है तो वो बॉडी जो है वो ओवरसाइटिंग बॉडी है प्रेसिडेंट की, कि प्रेसिडेंट की परफॉर्मेंस, उसका जो भी कॉन्डक्ट है, अगर प्रेसिडेंट ही उनमें से किसी को अपॉइंट करता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उसमें ऑब्वियसली क्वेश्चन ये है कि जो बंदा खुद ही अपॉइंटेड है बाय द प्रेसिडेंट, हाउ कैन ही इम्पीच द प्रेसिडेंट? ही कैन नॉट। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस सारी एक्सरसाइज का जो थीम है, जो मुझे समझ आ रहा है, वो थीम ये है कि प्रेसिडेंट को फुल पावर्स होनी चाहिए कि वो अपनी टीम के साथ अपनी टीम लेके आए और अपने साथ इंडिपेंडेंट काम करे। ये प्रिंसिपल इज गुड एनफ, लेकिन उस प्रिंसिपल की जो मैकेनिक्स है वो इस तरह रखें कि थोड़ी सी इंडिपेंडेंस रहे, थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रहे। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 2 चेक एंड बैलेंस है। पहला चेक एंड बैलेंस कि जो 3 एडवाइजरी बोर्ड के जो मेंबर हैं उनके पास पहली बात तो इम्पीचमेंट की इंडिपेंडेंट पावर है। 25 मेंबर की रेजोल्यूशन आएगी, उसके ऊपर इंक्वायरी होगी, उसके बाद वो फिर से स्पेशल जनरल मीटिंग में जाएगी जहां अगेन कम्युनिटी के मेंबर्स ने डिसाइड करना है एटलीस्ट विद 50 वोट्स। तो दैट मीन्स कि अगेन पावर तो सारी कम्युनिटी के पास है, प्रेसिडेंट को डर किस चीज का है। इसलिए वो जो प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट है वो मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। सेकंड जो चेक एंड बैलेंस हमने रखा हुआ है वो इसमें ये है कि एक आर्बिट्रेशन की क्लॉज है। शुरू पहले क्या होता रहता है कि जी 2 पार्टीज इकट्ठे बैठती हैं, दोनों किसी चीज पे एग्री नहीं करती, जब एग्री नहीं करती वो यार इन लिम्बो। अब क्या करें कि दोनों पार्टीज मानती नहीं है, लड़ाई है, झगड़ा है। आर्बिट्रेशन की क्लॉज इसलिए डाली गई कि एक आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 है, जब भी आप कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं बाय म्यूचुअल कंसेंट देन दैट डिसीजन इज बाइंडिंग बाय लॉ। तो इसलिए एक उसमें लेजिटिमेसी रखी गई है कि ये एक सेकंड ऑप्शन है कि अगर प्रेसिडेंट समझता है कि भाई ये लोग एडवाइजरी बोर्ड वाले मुझे प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रहे, स्टिल देयर इज एन ऑप्शन, वो एक आर्बिट्रेरी काउंसिल क्रिएट कर दे जिसमें एक मेंबर प्रेसिडेंट की तरफ से है, एक मेंबर एडवाइजरी काउंसिल का है, 2 मेंबर कम्युनिटी के हैं। ये ऑलरेडी मॉडल इसमें मौजूद है। सो दैट मीन्स कि वो जो चेक एंड बैलेंस हम रखना चाह रहे हैं कि प्रेसिडेंट को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, वो ऑलरेडी है, प्रोसेस इज ऑलरेडी देयर। लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट का जो फॉर्मेशन है, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो जो 3 लोग हैं या तो वो तीनों इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हो, क्योंकि जब मैंने इलेक्शन लड़ा था मुझे याद है हम 7 लोग थे जो कि इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ रहे थे। अनफॉर्चुनेटली सेकंड टाइम कोई नहीं आया, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर। लेकिन उसमें एक तो आवाम का थोड़ा सा इंटरेस्ट रखने के लिए, और ये कि उसमें इनकम भी जनरेट होती है, वोट भी आते हैं, इंडिविजुअल लोग वो भी अपना वोट लेके आते हैं, और वो जो हमारा कंसर्न है कि इंडिपेंडेंस रहनी चाहिए प्रेसिडेंट की या पावर रहनी चाहिए, वो ऑलरेडी देयर है। ये जो सिलेक्शन ऑफ 3 एडवाइजरी काउंसिल मेंबर अगेन बाय द प्रेसिडेंट, जबकि वो वाइस प्रेसिडेंट भी सिलेक्ट कर रहा है, जनरल सेक्रेटरी भी, जॉइंट सेक्रेटरी भी, ट्रेजर भी, रीजनल हेड्स भी, we need to have some check and balance which is independent of the president. So this is what my opinion. बिल्कुल ठीक होगी। मैं उसमें जो मैं समझा वो ये है कि जब हमने 2-3 चीज़ें रेक्टिफाई कर दी हैं पहले, एक तो ये कि उनकी जो टर्म है वो हमने 2 साल कर दी ताकि वो उसी वक्त ख़त्म हो जाए, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा हो तो उनके साथ उनका इलेक्शन भी हो जाए। आई थिंक दैट्स ओके। ठीक हो गया। तो आप जो है वो ये चाह रहे हैं कि तीनों इलेक्शन एक से सवाल जी था, बिल्कुल। ये इसकी थोड़ी सी क्योंकि ये उस कॉन्स्टिट्यूशन का मैं भी थोड़ा सा हिस्सा था, मेरी मौजूदगी में वो बना, उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि 10 साल कम्युनिटी का इलेक्शन ही नहीं हुआ।
10 साल छोटी सी बात नहीं है। हम क्यों पीछे रह गए हैं? और यही वजह है कि वो 10 साल तक बस वो एक साइड बने रहे, वो कोई इलेक्शन नहीं, वो सब कुछ वही है। और मैं जो देख रहा हूँ अभी आप जो बातचीत कर रहे हैं वो आप वही एक किस्म का मॉडल लेकर आ रहे हैं कि एक आदमी सब कुछ होगा, जिसको चाहो निकाल दो, जिसको चाहो रख लो, उसको फिर निकाल दो, उसको फिर रख लो, आप सब कुछ आप ही हैं। ये जरूरत इसलिए पेश आई थी, 3 एग्जेक्टिव उस वक्त उनको कहा जाता था कि वो ये चेक एंड बैलेंस जो अभी ये बात कर रहे थे फरहत साहब, तो वो उसका ये था कि कम से कम वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी हुई हैं तो उनका कोई वाली वारिस तो हो ना, कोई एक आदमी आके सभी एक आदमी नहीं करना है सब कुछ, तो फिर ये कम्युनिटी क्या चीज है, इसकी क्या जरूरत है? फिर वोटिंग की क्या जरूरत है? मैं जब बात आती है राय देने की, तो वो राय में तो मैं यही कहूंगा कि अगर वोट ही देना, वोट से ही आना है, तो फिर 3 वो जो एग्जेक्टिव हैं या जिसको आप नाम बदलना चाहते हैं तो वो भी वोट से ही आए। और फिर जब वो वोट से आएंगे तो उनमें एतमाद होगा और वो उस एतमाद के साथ आपका चेक एंड बैलेंस कर सकेंगे, वरना नहीं तो आप पपट ही, या वो आपके पपट होंगे या आप उनकी पपट होंगे। तो बस यही बात थी। तो बहुत शुक्रिया। ये बात बिल्कुल समझ आती है और बड़ा वैलिड रीजन भी इसके ऊपर है, लेकिन ऑब्वियसली हम इसके ऊपर भी वोट कर लेते हैं। एक आप कहना चाहते हैं? अगर जैसे बिला साहब ने बताया चेक एंड बैलेंस का, और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, तो मैं ये वही रीआइट्रेट इसलिए कर रहा हूँ कि अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए कि जैसे ही इलेक्शन जनरल बॉडी का होगा वैसे ही एग्जीक्यूटिव बॉडी का होना चाहिए, और नॉमिनेशंस उसी इलेक्शन प्रोसेस के अंदर होनी चाहिए। उसके लिए एक सेपरेट प्रोसेस ना हो, उसी वक्त जब वो जनरल बॉडी को टेक कर रहे हो तो वही एग्जीक्यूटिव बॉडी को भी टेक कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। ये आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं भी इसी चीज़ पर डोज करूँगा जिसका फारूक भाई ने कहा कि जो इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट का, उसी वक्त वो 3 जो भी लोग हैं उनके भी नाम आ जाने चाहिए और वो भी उसी इलेक्शन का हिस्सा होना चाहिए और सेम प्रोसेस हो, ताकि टाइम भी कम लगे और एक ही दफ़ा वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि टेन्योर भी दोनों का 2 ही साल रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें फिर चलें। अब ये तो मेरा ख्याल है कि डिसाइड हो गया कि जो आपका एडवाइजरी बोर्ड है वो भी इलेक्शन लड़ के आएगा, 3 बंदे उसके इलेक्शन लड़ कर आएंगे। इसके हाथ में पहले इसके ऊपर बात कर लेंगे कि 3 बंदे, हमने प्रेसिडेंशियल मॉडल है, एडवाइजरी बोर्ड इलेक्शन लड़ के आएगा, सेम टेन्योर होगा, हैंड ओवर करेगा, वो हम सारा कुछ नोट भी कर रहे हैं, साथ वो भी हो रहा है। तो इसके हाथ में आप बता दें कि कौन इसके हाथ में कि एडवाइजरी बोर्ड जो है वो इलेक्शन लड़कर आए। उसी वक्त आएगा। हाँ, उसी वक्त सेम वक्त उसी में इलेक्शन सेम बिल्कुल ईमेल के अंदर आप वेरीफाई करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। मैं इसको रीआइट्रेट इसलिए कर रहा हूँ कि वो एक ही टीम एक ही वक्त में होनी चाहिए। दोबारा बोल दें। मैं इसको रीआइट्रेट इसलिए कर रहा हूँ कि 2 जगह पे इलेक्शन नहीं होने चाहिए, एक ही वक्त में ये होने चाहिए। बड़ा और उसमें एक ही वोटर लिस्ट होगी और एक ही इलेक्शन कमीशन होगा। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल सही। बस सिर्फ इसमें एक चीज़ ये कि अगर आपके पास वो 3 मेंबर्स आगे नहीं आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, या अगर वो खाली 3 ही आते हैं तो फिर भी इलेक्शन कराना है आपने, क्यों है ही 3 है तो उसका क्या इलेक्शन कराएंगे आप? नहीं कराना करा नहीं तो वो तो वोट तो फिर भी डलेगी करेगा जब आने ही वो नहीं फिर है। उसके लिए नहीं जरूरत है, वो वही है 1 2 3 जो आगे। अच्छा, अब इसमें एक और क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन ये कि जब वो इम्पीचमेंट की तरफ जाते हैं तो हमने कहा कि एक मेंबर एडवाइजरी काउंसिल बोर्ड का जाएगा वहाँ पे, तो वो कौन होगा? इसमें भी आपने जो एडवाइजरी बोर्ड में भी आपने कोई हायरार्की बनानी है? सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, वो तीनों खुद सिलेक्ट तो करेंगे। कोई आपने एडवाइजरी बोर्ड के अंदर हायरार्की नहीं बनाई कि ये नंबर 1 पे जो बोर्ड लेकर आया है तो ये एडवाइजरी बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड में कोई हायरार्की नहीं होगी। ठीक है। तीनों बराबर। तीनों बराबर। 3 नंबर। आपको इसके ऊपर कोई इतराज? मेरा ख्याल है कि ये चीज़ कंफर्म हो गया। नहीं भाई कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा था कि वो तीनों बराबर होंगे, उनके अंदर कोई हायरार्की नहीं होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस सिर्फ एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूँ, वो ये कि अगर एसजीएम कॉल होती है इस पर्पस के लिए, ये बातें तो हम एजम्पशंस पर कर रहे हैं कि अगर इम्पीचमेंट हो रही है प्रेसिडेंट की या एडवाइजरी बोर्ड के किसी मेंबर की, तो एसजीएम जब कॉल होती है 25 वोट हैं उस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए।
जब एसजीएम में वोट डलता है उसका कोई मिनिमम आपने थ्रेशोल्ड रखना है कि कितने मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए जो वोट डालें। मेरा ख्याल है कोई जेन्युइन तो हो ना, ये तो नहीं कि 50 बंदे मेरे भी जानने वाले इनके इकट्ठे करके हम ले आए और हम वोट बीच करा दें। अब बेचारा एफर्ट कर रहा है, जैसे अगर मैं सिंपल सी बात है तो इसके ऊपर कोई नंबर्स मेरे ध्यान में जो आता है वो तो मैं पहले आप बात करें। अच्छा, मेरा इसमें सिर्फ ये था कि अगर मैं इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र करूँगा वोटर्स को, कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने इलेक्शन लड़ा और पहली चीज़ अगर फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस किसी ने किया या कोई ऐसा कोई काम है जो कि लीगल नहीं है तो वो ऑब्वियसली उसको तो ऑफिस छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे ही किसी ने खामखा परेशान करने के लिए किया हुआ है तो एक दफ़ा इस प्रोसेस को भी रन होने दें। मेरे वोटर मुझे बचाने के लिए आएंगे एजीएम में, आपके वोटर आपको बचाने के लिए आएंगे एजीएम में, क्योंकि ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। हम सब वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ऑनलाइन फेसबुक पे भी जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि कौन परेशान कर रहा है कौन परेशान नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें तो प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आपके मुखालिफ इलेक्शन लड़ा तो मैं चाह रहा हूँ कि हम आगे बढ़ें, आगे पीछे ना आगे। इसमें वाकई वाली बात भी ठीक है कि अगर अपोजिशन आ जाती है तो 2 महीने के बाद आके कहती है कि जी मैं तो 50 वोटर ले आए हैं तो हमें जो है ना वो कोरम इसमें बिठाएं, हमने 25 का खाता इनिशिएट भी हो गया तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। उसमें ऐसे नहीं है कि वो 25 पेपर लेके आ गए उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट को नीचे उतारे, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि 25 वो एक स्टार्टिंग प्रोसेस है। उन्होंने इनिशिएट किया, उसके बाद उन्होंने एविडेंस देना है, उन्होंने एलिगेशन देनी है, उस एलिगेशन की इंक्वायरी होनी है, आर्बिट्रेशन बैठनी है, उसका एक थॉरली प्रोसेस है। ये कुछ स्वीट विल नहीं है एक ऑपोजिशन आगे जी आगे जी उतरे, नहीं, वो उसके लिए टेंजिबल आपको एविडेंस देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। उसमें अच्छा उसमें फिर ये कि एसजीएम जो है वो उसमें इस वक्त जब एसजीएम उसी वक्त कॉल होगी कि जब ये जो आर्बिट्रेशन कमेटी है जब ये फाइनल कर लेगी कि वाकई वी फील के बंदा जो है उसमें कुछ ना कुछ है तो अब हम इसको जो है बीच की तरफ जाए। मुझे ये पूछना था, जैसे वो 3 मेंबर कमेटी जब वो पहले से इलेक्टेड है तो इसका मतलब है कि उनको बैकिंग है आपके लोगों को, तो ये तो फिर उनके लिए छोड़ देना चाहिए कि पहले वो ये देखें कि जो रिक्वेस्ट आई है इम्पीचमेंट की या किसी भी चीज़ की वो जेन्युइन है भी है नहीं। ये उनका दायरा इख्तियार होना चाहिए कि पहले वो इस चीज़ को जस्टिफाई करें कि भाई ये इस काबिल भी है कि इसको किया जाए या नहीं, और उनकी जो भी राय होगी वो हतमी होनी चाहिए, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वरना तो फिर उनकी ज़रूरत ही नहीं है। इसके ऊपर क्लैरिफाई कर ले। यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो प्रॉब्लम है जो शुरू से चल रही है वो हाँ, तो इस चीज को बहुत सॉलिड कर लेना चाहिए। जो अभी इस टाइम जो स्टेटस है वो ये है कि उन्होंने अपनी इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी की उन्होंने फाइंडिंग देनी है, या अगर आर्बिट्रेशन में जाता है तो आर्बिट्रेशन अपनी फाइंडिंग देनी है, वो फाइंडिंग एसजीएम में जाती है और एसजीएम से पहले वो फाइंडिंग अनाउंस होगी। ये मतलब अगर एक दफ़ा भी आपकी कंप्लेन आएगी तो आपने पूरा प्रोसेस एंड तक जाना है, कहीं बीच में कोई बॉडी उसको ब्लॉक नहीं करती। जैसे एडवाइजरी बोर्ड कहता है यार ये तो है ही है, एमईसी एलिगेशन है, फजूल एलिगेशन, इसको मैं आगे नहीं लेके जाना, तो क्या एडवाइजरी बोर्ड के पास ये पावर हो सकती है कि वो वहीं पे उसको नल एंड वाइट कर दे? अदरवाइज तो उसकी इम्पोर्टेंस लेकिन 25 सिग्नेचर है ना मेरे भाई, 25 सिग्नेचर का असल में जो हमने क्लॉज डाला है वो इसलिए डाला है कि वो वैलिड रिक्वेस्ट है। वैलिड तो रिक्वेस्ट है लेकिन उसको उसकी वैलिडिटी को चेक तो फिर वही करेंगे ना, चेक करेगा ना कोई ना कोई। वो आपके लिए वैलिड है, जो लेके आया है उसके लिए तो हर चीज वैलिड होती है, लेकिन जब वो कमेटी पहले से फॉर्मलाइज हो गई है तो उसके पास इतनी राइट होनी चाहिए कि वो चेक करे कि ये वैलिड है भी है। हाँ ऑफ कोर्स, वो तो सिर्फ बॉल पासर बन गया ना, वरना तो वो तो पोस्ट ऑफिस वाला काम कर रहा है। एग्जैक्टली, इसको नेक्स्ट तो हम कर तो इसका ये क्योंकि वो जब वो इलेक्टेड है तो इतनी तो बैकिंग है ना उसके पास। अगर वो उसको सीख करता है कि ये वाकई जेन्युइन एलिगेशन है तो वो वरना अगर उस मोशन को स्टॉप करना चाहिए तो स्टॉप कर सकते हैं। ये आपने लिखा हुआ है इसके अंदर? कर सकते हैं, इसमें है, इसको मैं क्लैरिफाई कर देते हैं। हाँ, इसको क्लैरिफाई अच्छा हम इसको ऐसे पास कर लेते हैं कि क्या आप लोग ये चाहते हैं कि एडवाइजरी बोर्ड के पास ये पावर हो कि उसके ऊपर अगर प्रेसिडेंट के ऊपर कोई एलिगेशन आई है और वो दे डीम दिस एलिगेशन इज नॉट फिट फॉर पर्पस, या उसको किसी उसमें प्रॉब्लम्स है या ये वैसी किसी अगेंस्ट बनाई गई है, एक एलिगेशन बनाई जा रही है तो वो उसको स्टॉप कर सके और उसको नल एंड वाइट कर सके, तो अभी आप लोग ये पावर देते हैं? वैसे फॉल्स एलिगेशन पे डिफेमेशन का भी केस बन जाएगा, तो वो मेरे ख्याल में हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, मेरा सवाल है। मतलब मैं अगर किसी पे 25 सिग्नेचर लेके आ रहे हैं, जब आप वो 25 वोट की बात करते हैं, ठीक है, वो बड़ी अच्छी बात है। उन 25 वोट्स को वो जो 3 लोग जो भी आप उनको एग्जेक्टिव कहते हैं या वो
वो उसको देखेंगे, वो उसको चेक करेंगे, वाकई ये 25 जेन्युइन वोट वोट हैं, ये उनको फ़ोन करके चेक करें और उनसे पूछें हाँ जी वाकई आपकी ये राय है कि ये होना चाहिए। फिर उसके बाद वो प्रोसेस शुरू हो जो फर्क साहब ने बताया कि वो सबको बुला के तो वो कहेंगे ठीक है। बिल्कुल ये तो भाई, अब इसके अंदर एक चीज ये तो understood सा ऑथेंटिसिटी ऑफ द वोटर्स, जो 25 मेंबर्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी एसी चेक करेगा, उसका उसके ऊपर एक पूरा प्रोसेस जो है वो एसी इम्पीचमेंट का उसके अंदर वो चेक करेगा। इफ दे फील दे डीम इट कि ये वाकई राइट एलिगेशंस हैं तो फिर वो इसको जो है वो पास ऑन करेगा एसएम को। चलिए बाकी प्रोसेस ऑलरेडी एक्सप्लेन है, explain सिर्फ है। 2 चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हैं, उसके ऊपर वोटिंग कर लें। नंबर 1 कि जो एडवाइजरी बोर्ड है वो उस प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं आफ्टर द इंक्वायरी, कि ज़रूरी नहीं कि लाजमी एचजीएम बुलाए, नंबर 1। और नंबर 2 जो दूसरे वाला अभी आपने बोला है ऑथेंटिसिटी, कि वो उसी प्रोसेस में उसको चेक करेगा, उसको वैसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये उसमें ऑथेंटिसिटी ऑफ द वोटर्स या मेंबर्स जो हैं वो चेक। हां वो ये ना हार्ड कॉपी के साथ बायोडाटा, वो उसमें ये शर्त लगाई जा सकती है कि वो 25 आदमी जो है वो प्रेजेंट हो न्यूजीलैंड में, वरना बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और उनके वालिदैन वहाँ पे और यहाँ पे साइन करते हैं। 25 जो हैं वो हार्ड कॉपी वो अपने बायोडाटा के साथ अपनी आईडी के साथ उसकी पेश हो। पहले एक एप्लीकेशन आ जाए और उसके बाद जब वो हो तो वो अपने 25 बंदे यहाँ पे पेश हो, तो ये आप उसके अंदर प्रोसेस जरूर है। ठीक, ये आउटलाइन कर दें, ये लिख क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1 की भी 25 वोटर जो हैं वो चेक होंगे, दे मस्ट बी रिजाइडिंग इन न्यूजीलैंड एट द टाइम ऑफ द रिक्विजिशन। बिल्कुल ठीक। मेंबर होने का मतलब ये नहीं कि आप पाकिस्तान चले जाएं फिर वहाँ से। ठीक हो गया। मेरा ख्याल है कि और कोई अगर आपके पास कोई छोटी सी अगर कर दें शामिल तो ज़रा बेहतर हो जाएगा। उसमें एक टाइम लिमिट भी रखें कि विद इन दिस टाइम 15 days or 3 weeks कि वो होना चाहिए, वरना ये तो साल ये चेक ही नहीं हुआ जी अभी तक, तो 2 बंदे रह गए। आर्बिट्रेशन में है टाइम नहीं ये आर्बिट्रेशन से जाने से पहले एलिगेशन के हाँ उसमें आप 2 वीक्स डालेंगे। 2 वीक्स में आपने अपने 25 वोटर जो हैं वो लेकर आने हैं। काउंसिल जो है वो अपना किसी भी उसमें बुलाएगी, एडवाइजरी बोर्ड जो बुलाएगा। हाँ अपनी इंक्वायरी कंप्लीट कर ले और उसके बाद और उसमें ये है कि उसमें कितने अरसे बाद उन बंदों को बुलाना है अपने पास के यहाँ जी आपको। मेरा ख्याल है 2 वीक्स काफी है। ठीक हो गया, डन हो गया। मेरे ख्याल है सारा कुछ अप्रूव हो गया, कोई चीज़ ऐसी रह गई हो। ये चीजें अगर अप्रूव है, वोटिंग है अप्रूव है जी। जो आप अच्छा सर जी ਤੁਸੀਂ 2 वोट दो अप्रूव। सर जी मेरे ओदे 3 वोट नहीं वो तो आपने 3 दफा दिए हैं ना पैसे, तो वो प्रेजेंट होना जरूरी है अभी। ठीक हो गया जी। मेरा ख्याल है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने एजीएम में डिसाइड कर ली हैं। फाइनेंस जो है वो पास हो गई हैं। प्रेसिडेंशियल मॉडल में इसको रिपीट कर देता हूँ, प्रेसिडेंशियल मॉडल जो है वो पास हुआ है और उसमें कुछ शिके जो हैं वो भी पास हुई हैं। अगर उसके लिए किसी को तो मिनट ऑफ मीटिंग में जो है वो शेयर भी कर दिए जाएंगे, वीडियो भी अवेलेबल है। तो अगर किसी को कोई भी एतराज़ हो तो वो उसके ऊपर जा सकता है। हमने पूरा एक मौका दिया है। इसकी कॉल जो है वो ऑलमोस्ट 3 महीने पहले दी गई थी। क्लियर उसको जो है बुलाया गया था, लोगों को कॉपीज़ भी भेजी गई हैं, उसके बाद उनसे वोटिंग भी ली गई, कोशिश की गई। तो हमने जो भी ज़राए हमारे से जो भी आजकल ज़राए अवेलेबल हैं हमने उनको यूज़ करने की कोशिश की, लोगों को इंगेज करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग अवेलेबल थे उन्होंने प्रेसिडेंशियल मॉडल को जो है अप्रूव किया है विद सम चेंजेस, जो कि उन चेंजेस के ऊपर भी वोट हमने कॉन्फिडेंस लिया है, रेजोल्यूशन मूव की है और वो भी पास हुए हैं। तो वो जो भी चेंजेस हैं वो हमारी जो कमेटी है वो इंशाल्लाह विद इन अ वीक टाइम वो चेंजेस भी उसके के अंदर बनाकर उसका हिस्सा बनाकर तो उसको जो है वो एज अ ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पान जो है वो रोल आउट कर देंगे। आप लोगों को ये सब मंजूर है जी? हाथ खड़ा करें। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि हम आज अपनी जो है आज की जो कार्रवाई है इसका अख्ताम हम जो है वो हम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जो है टाइम दिया लोगों ने भी और माशाल्लाह आए हैं। अली जो है थैंक यू कि हमिल्टन से जो है वो ट्रैवल किया, अमार आए, सना आई, उमैर जो है माशाल्लाह टाइम निकाल कर आए। तो दैट शोज़ कि जी लोगों की ओनरशिप थोड़ी बहुत है जितनी भी है। जो लोग काम करना चाहते हैं उनको ज़रूरत नहीं होती है कि इनवाइट्स भेजे जाएँ, वो खुद भी जो है वो चल कर आते हैं और जिनको दर्द दिल है तो फिर ऑब्वियसली थोड़ी मदद भी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे की तरफ एक बेहतर स्टेप है और मुझे ये लगता है कि ये बेहतरी ही लेकर आएगा इंशाल्लाह।
अल्लाह हाफिज़ हमारे सबके साथ। और ये रोटी खोल के रोटी नवीन भाई खिलाएंगे अपने पापड़ से। चलो चलो Good discussion. थैंक यू वेरी मच That's the way it should be. आई लर्न